Assalamu alaikum students. Welcome back to our lecture. We were discussing sequential games, if you recall our previous discussion, and I hope that you people have done the homework that was given to you and you have also understood the part of the lecture that was delivered earlier in continuation of the sequential games. So we have discussed the idea of a sequential game. Number one, we have discussed the method of solving the game, which is sequential, and that method was termed backward induction method. And we also discussed how to write down the equilibrium, which is known as sub game perfect equilibrium. The idea is brought from the concept that a given game is basically split it down into a smaller parts of the game, and each sub part of the game has its own equilibrium. So this is what we have discussed earlier. यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम उस मजीद आइडिया को आगे डेवलप करना चाहते हैं और वी विल ट्राई टू सी बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इक्विलिब्रियम इन सीक्वेंशियल गेम. हम ये पहले देख चुके हैं जब हमारे पास साइमल्टेनियस स्ट्रैटेजीज खेली जा रही होती थी तो उसमें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आ जाता था. We would like to see if that can be the case if there is a sequential game, है ना. डायनामिक गेम में ऐसा होता है या नहीं होता. Now consider this game. So where here player 1 has two strategies, either to split a given sum of amount with or you can say or share the given sum of amount with someone or take all of it. यानी आइडिया ये है कि एक प्लेयर है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो सारे पैसे खुद अपने पास रख ले, यानी टेक ऑल, या दूसरे के साथ शेयर कर ले. अब वो शेयरिंग किसी भी निस्बत से हो सकती है, आधी आधी भी हो सकती है, वट एवर. मत पॉइंट ये है कि द अमाउंट मे बी स्प्लिटेड डाउन बिटवीन टू प्लेयर्स. नाउ the player 2 is the one who has the choice whether to accept the offer or reject the offer. अब वो ऑफर दोनों हैं. एक ये है कि प्लेयर 1 ने ये डिसीजन ले लेता है कि मैं सारे पैसे रखूंगा, तो प्लेयर 2 के पास फिर ऑप्शन है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, अलाउ कर दे या स्पर्न करे, यानी रिजेक्ट करे. यानी आइडिया क्या है, इफ प्लेयर 1 टेक्स ऑल and player 2 allows him to take all, then player 1 will keep 2 rupees, whereas 0 will be the share of player 2. क्योंकि प्लेयर 1 समझ कर ले 2 रुपए हैं जो शेयर होने हैं ना, तो प्लेयर 1 ने दोनों रुपए अपने पास रख लेगा अगर प्लेयर 2 ने उसको अलाउ किया तब. लेकिन गेम की सिनेरियो ये है कि अगर प्लेयर 1 ने ये डिसीजन लिया कि आई एम गोइंग टू टेक एंड प्लेयर 2 रिजेक्ट्स दिस डिसीजन, then the game will be over and they will get nothing. दोनों प्लेयर को भी 0-0 मिलेगा. यानी प्लेयर 1 को 2 तब मिलेंगे जब प्लेयर 2 उसको अलाउ भी करे ये डिसीजन जो उसने लिया है कि इट इज ओके विद मी, आई एम नॉट बेसिकली डिस्गस्टिंग और रिजेक्टिंग और डिसअप्रूविंग दिस डिसीजन. तो अगर वो ये तो हो गया टेक की साइड पर कि अगर वो टेक करे तो प्लेयर 2 कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट. अगर एक्सेप्ट कर लिया तो प्लेयर 1 को मिल गया 2, प्लेयर 2 को कुछ भी नहीं मिला. However, if player 2 rejects, both will get 0. यानी फिर गेम खत्म हो जाएगा. Similarly, if player 1 decides to split the amount in a ratio of say 1-1, 1 रुपया खुद रखे एक दूसरे को दे दे, अब फिर प्लेयर 2 के पास ये ऑप्शन है कि या वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले या इसको रिजेक्ट कर दे. ये अलाउ और एक्सेप्ट की टर्मिनोलॉजी सिर्फ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए है. इसी तरह रिजेक्ट और स्पर्न मतलब एक ही है. तो प्लेयर 2 के पास ऑप्शन है कि वो एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दे. अगर प्लेयर 2 ने ये ऑफर कि हम स्प्लिट करते हैं, प्लेयर 1 की तरफ से ये जो ऑफर आई है कि मैं स्प्लिट करने के लिए तैयार हूं, और प्लेयर 2 इसको भी रिजेक्ट कर दे, देन द गेम विल बी ओवर एंड दे विल हैव 0-0, कुछ भी नहीं मिलेगा किसी को. हाउएवर if player 2 accepts this offer, both will get 1-1. ठीक हो गई ना बात.
यानी ये कि दोनों को कुछ मिलने के लिए शर्त है कि दोनों एक किस्म के डिसीजन पर एग्री करें, चाहे वो प्लेयर 1 का टेक हो या स्प्लिट हो। अगर प्लेयर 2 प्लेयर 1 के से डिसएग्री करेगा यानी रिजेक्ट कर देगा, चाहे यहाँ करे या यहाँ, दे विल गेट नथिंग। बोथ प्लेयर और वन ऑफ द प्लेयर विल गेट एनी अमाउंट इफ एट ऑल द प्लेयर 2 हैज एन एग्रीमेंट विद दैट, वो एक्सेप्ट करता हो उसके उस डिसीजन को। ठीक हो गया, ये गेम का स्ट्रक्चर है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस गेम। अच्छा, अब जरा आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें जो हमने पहले पढ़े हुए। व्हाट आर बेसिकली देयर आर मल्टीपल इक्विलिब्रियम, एंड टू सी व्हाट आर दोज मल्टीपल इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड इंडक्शन चलाएं। सपोज प्लेयर 2 इज हियर, व्हाट शुड ही डू? ऑफ कोर्स ही इज इनडिफरेंट बिटवीन दिस ऑप्शन एज वेल एज दिस ऑप्शन। क्यों? अगर वो अलाउ करता है तो भी जीरो है, अगर वो स्पर्न करता है तो भी जीरो है। नाउ दिस इज ए जेन्युइन न्यू थिंग दैट वी आर ऑब्जर्विंग, जो पिछले गेम में नहीं था। प्लेयर 2 इज इनडिफरेंट इफ प्लेयर 1 टेक्स ऑल, क्योंकि उसके लिए अलाउ और स्पर्न फिर इक्वली गुड स्ट्रेटजी है। तो वेदर ही डज दिस और ही डज दैट, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ऑन द अदर हैंड, इफ ही इज ऑन दिस नॉट, तो he should clearly accept, because 1 is greater than 0. Accepting will earn him 1 rupee, whereas rejecting him will earn him nothing. So he will clearly accept if player 1 decides to split. तो यहाँ से तो हमें क्लैरिटी है कि player 2 will accept if 1 splits, यानी वो अब प्लेयर 1 ये जज कर सकता है कि मेरे सामने ये पे ऑफ खड़ा है। अब ना इसी तरह डिसीजन लेना होता है ना, कि प्लेयर 2 ये वाली नॉट रूल आउट कर सकता है कि ये अपेयर नहीं होगी। यानी प्लेयर 1 के सामने अब सिनेरियो क्या है कि मैं स्प्लिट करूं और वो उसके मुकाबले में एक्सेप्ट कर देगा, तो आई विल हैव 1। बट प्लेयर 1 इज नॉट श्योर व्हाट डेस्टिनी ही इज फेसिंग, क्योंकि अगर उसने टेक किया देन प्लेयर 2 इज इनडिफरेंट। अगर वो अलाउ कर देगा तो ही विल गेट 2, और अगर उसने स्पर्न कर दिया तो ही विल गेट 0। ठीक है ना? सो दिस बेसिकली इक्वालिटी ऑफ द पे ऑफ प्लेयर 2 0-0 resulting from both strategies accept and spurn, or allow or spurn, this is creating some sort of problem in the decision making of player 1, because he is facing practically 3 payoffs, 1, 2 and 0। अब सवाल ये कि इसको कैसे वो तो हम यानी सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के सिनेरियो में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम 3 केसेस बना सकते हैं इस पूरी सूरत हाल में। पहला केस ये हो सकता है कि प्लेयर 1 ये फर्ज कर ले प्लेयर 2 का रवैया ही ये हो कि ही विल ऑलवेज अलाउ इफ प्लेयर 1 टेक्स। अगर प्लेयर 1 को ये गारंटी हो कि प्लेयर 2 मेरे टेक के जवाब में हमेशा अलाउ का ऑप्शन चूज करेगा, बिकॉज ही इज इनडिफरेंट, सो ही विल सपोज की असम्पशन है वो ये कर लेगा। तो फिर सिनेरियो क्या बना? प्लेयर 1 इज ईदर फेसिंग दिस पे ऑफ 1 और 2। तो व्हाट शुड ही डू बिटवीन स्प्लिट एंड टेक? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। यहाँ तो इस तरफ तो मैं क्लियर था कि ये 1 ही उसको मिलना है। यहाँ मसला था ना इनडिफरेंस से। अगर प्लेयर 1 को ये पता हो कि प्लेयर 2 हमेशा अलाउ करता है मेरे टेक के जवाब में, तो ही इज फेसिंग ए ट्रेड ऑफ बिटवीन 2 and 1। तो शुड ही स्प्लिट और शुड ही टेक? ही शुड ऑफ कोर्स टेक ऑल मनी, because he knows that player 2 is going to allow, so I will get 2 and 2 is better than 1, so he will take all. So player 1 takes all always if player 2 always allows। ठीक हो गया? ये तो तब है जब मैं ये फर्ज कर लूं कि प्लेयर 2 always allows। What if player 2 is a sort of player who will always spurn if player 1 makes a decision of take? अब प्लेयर 2 के बारे में अगर ये फर्ज कर लें कि वो इनडिफरेंट तो है, लेकिन वो ये पसंद नहीं करता कि प्लेयर 1 जो है वो सारे अपने पास रख ले, तो वो रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है मैं नहीं मानता इस बात को तुम्हारी, तुम्हें क्यों 2 मिल रहा है? ही इज इनडिफरेंट कि मुझे तो नहीं कोई नुकसान हो रहा है ना दोनों में, तो ही मे चूज स्पर्न। So suppose he is a sort of person who is not allow player 1
टू टेक 2 इवन दो इट विल नॉट हर्ट हिम, यानी वो समझ लें परेटो सेंस में जेनरस नहीं है। परेटो ऑप्टिमैलिटी यही होती है ना इम्प्रूवमेंट के, एक प्लेयर को फायदा हो दूसरे को नुकसान ना हो। तो प्लेयर यानी ये वाला जो आउटकम है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इस आउटकम से बेहतर है, लेकिन प्लेयर 2 तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देख रहा है और वो फर्ज कर ले जेलस है, तो ही डज नॉट वांट प्लेयर 1 टू टेक 2। तो उसका रवैया ये कि वो हमेशा अस्पन करता है, वट एवर द रीजन, वट एवर द लॉजिक बिहाइंड इट, कि वो परेटियन सेंस में यानी जेनरस है या नहीं, कीपिंग दिस डिस्कशन असाइड। तो सपोज ही द काइंड ऑफ पर्सन for whom Mr. 1 expects that if I take he will always spurn। तो अब प्लेयर 1 के पास सिनेरियो क्या है, either 1 if he splits और 0 if he takes। ठीक है, तो अब प्लेयर 1 को क्या करना चाहिए, क्लियरली 1 is greater than 0 so he should split the money। what is the idea? आइडिया ये है कि अगर प्लेयर 2 एक ऐसा प्लेयर है जिसका रवैया ये है कि वो टेक के जवाब में हमेशा अलाउ करेगा, तो प्लेयर 1 हमेशा क्या करेगा, टेक ऑल। अगर वो इसके अलाउ के जवाब में हमेशा स्पर्न करेगा तो प्लेयर 2 विल ऑलवेज चूज स्प्लिट, ही विल ऑलवेज स्प्लिट द मनी। बिफोर वी प्रोसीड, अब जरा इस सिनेरियो को एक और तरह से देखें, देयर इज अ लेसन बिहाइंड इट। और वो क्या है, वो लेसन ये है कि कई दफ़ा हमारे सामने ज़िंदगी में ऐसे मामलात होते हैं कि हमें बुराई का होना या ना होना उसके बारे में मैं कोई राय इख्तियार करूं, बोलूं या ना बोलूं, कोई मैटर नहीं कर रहा होता मुझे, बज़ाहिर मुझे मैटर नहीं कर रहा होता, लेकिन दूसरे को मैटर कर रहा होता है। यानी उसकी डिसयूटिलिटी में इजाफा होता है कि अगर आप उसको उस काम से रोकें या उससे मना करें या उसे नसीहत करें, ठीक है ना, या उसे रोकें, वट एवर फॉर्म और वट एवर इज मतलब योर लिमिटेशन। तो अगर आप किसी को बुराई से नहीं टोकते, जाहिर है आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और अगर आप टोक देते हैं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यू आर इनडिफरेंट। लेकिन दूसरे का रवैया बदल जाता है उससे। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। यानी अगर आप इनडिफरेंट हैं बिटवीन फॉरबिडिंग एंड नॉट फॉरबिडिंग, मीन्स यू आर अलाउइंग हिम टू डू और नॉट अलाउ हिम टू डू, तो वो हमेशा बुराई करता रहता है, अगला बंदा हमेशा बुराई करता रहता है। लेकिन अगर आप हमेशा रवैया इख्तियार करें कि मैं बुराई को इख्तियार नहीं करूँ भाई, मैं आई विल ऑलवेज स्टॉप यू, आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू, मैं हमेशा नसीहत करूँगा, मैं हमेशा रवैया ऐसा इख्तियार करूँगा जिससे आपके अंदर बुराई ख़त्म हो सके, तो फिर उसके नतीजे में क्या होता है, द पर्सन चेंजेस द डिसीजन, ही स्प्लिट्स। तो जब आप किसी को बुराई करने देते हैं खामोश रहकर, तो आप उसकी बुराई में खुफिया तरीके से हिस्सेदार बन जाते हैं। आ रही है ना बात समझ में? तो ये ज़िंदगी में ये बहुत अहम बात है सीखने की, कि न्यूट्रलिटी कुछ नहीं होती। यानी एक बुराई मुझे असरअंदाज नहीं हो रही, इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं न्यूट्रल हूँ। अब भाई मैं अगर वो उस पर कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं दूसरे को वो करने दे रहा हूँ, आई एम मोटिवेटिंग द अदर पर्सन टू डू दैट। इस गेम में देखें, इफ आई ऑलवेज अलाउ, आई एम मोटिवेटिंग प्लेयर 1 टू ऑलवेज टेक द मनी। If I always spurn, I am motivating player 1 to split the money. So my decision of allowing or not allowing is affecting Mr. 1's choice. ठीक है ना? तो ये जिंदगी में ये लेसन याद रखिएगा हमेशा कि हमारा इस कोई भी अमल हम जाती नहीं होता कभी भी। यानी दूसरों की जाती इंतखाब हमारे जाती इंतखाब से नेसेसरली यानी मुतासिर हो रहे होते। Whatever he or she chooses also depends upon whatever you or me and all others are choosing। ठीक है ना? बुराई के बारे में डिसअप्रूवल का रवैया रखना, सिर्फ यही कि ये बुरा है, तो ये बजाते खुद दूसरे बंदे को उस बुराई से बचने की एक तरगीब देता है कि वो उस बुराई को ना करे, क्योंकि आई विल बी डिसअप्रूव्ड बाय द मासेस, है ना? तो ये एक बिल्कुल यानी मोटी सी बात है। एंड गेम थ्योरी से इस यानी गेम से हमारे सामने ये लेसन निकल के आ रहा है। तो ये एक यानी अहम बात थी, तो आई थॉट वी शुड बेसिकली बेयर दिस मोरल लेसन एज वेल,
ज़िंदगी में कई दफ़ा हमारे साथ बुरे अमाल इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि हम खामोश होते हैं। वी लेट पीपल डू रॉन्ग। और आर्गुमेंट हमारा जो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो इनडायरेक्टली बाद में पड़ता है जब बुराई बहुत आम हो जाती है, ठीक है ना? तो फिर हम खुद भी उससे महफूज नहीं रह पाते और समझते हैं क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो बस दूसरा कर रहा है, दूसरा इसलिए कर रहा है क्योंकि आप ये समझ के उसको मना नहीं कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? और ये हमारी गलतफ़हमी होती है कि अगर हम मना नहीं करेंगे या अगर हम मना करेंगे तो वो हट जाएगा। नहीं, हम समझते हैं शायद वो नहीं हटेगा, वो हट जाता है। एक्चुअली वो, यू सी द गेम, इफ यू स्पर्न ही विल नॉट टेक, ही विल स्प्लिट। ठीक हो गया? और वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, आपने फरमाया कि ईमान का जो सबसे कमज़ोर दर्जा है वो क्या है? कि इंसान बुराई को दिल से बुरा जाने, ये सबसे कमज़ोर दर्जा है। और उससे ऊंचा दर्जा ये है कि इंसान मना करे ज़ुबान से, कहे कि नहीं ये ठीक नहीं है। और अगर उसके पास इख्तियार भी है, ही होल्ड्स द अथॉरिटी, तो फिर वो उस अथॉरिटी का भी इस्तेमाल करे। तो ये मतलब ये कि स्पर्निंग इज एग्जैक्टली, यानी किसी भी दर्जे में, ये ज़ुबान भी है, अगर अथॉरिटी है किसी के पास, लीगल अथॉरिटी वो रखता है तो वो स्पर्न करे। जैसे वालिदैन के पास अथॉरिटी होती है कि वो बच्चों को कुछ कामों से रोक लेते हैं। अब फर्ज कर ले वालिदैन रोकना बंद कर दें तो बच्चा हमेशा क्या करेगा? बुराई करेगा। जैसे आप समझे, अगर टीचर आपको ये एस्यूम करके कि मोबाइल अच्छा कुछ नहीं होता, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सोचकर मना करना बंद कर दे, तो बच्चा हमेशा मोबाइल यूज़ करेगा और वो कभी भी नहीं पढ़ेगा। और बहुत सारे बच्चे उससे फिर मुतासिर हो जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे द होल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास इज टॉर्न आउट। बिल्कुल, यानी वो फ़र्क हो जाता है, कोई मतलब उसमें कशिश नहीं रहती किसी के लिए कि वो क्लास में बैठकर कुछ पढ़े। So a teacher who always allows, he always motivates student to misbehave, and a teacher who always spurns, he always motivates student to not misbehave. तो इसको आप यूं भी यानी पुट, यानी ये तो सिर्फ टीचर और स्टूडेंट की मिसाल मैंने बात समझाने के लिए दी है। यानी ये पेरेंटल रिलेशनशिप में हो, पीयर्स रिलेशनशिप्स में हो, फ्रेंड्स रिलेशनशिप्स में हो, इसी तरीके से अथॉरिटी के रिलेशनशिप्स में हो, स्टेट और सिटीजन रिलेशनशिप में हो, ये सारा मामला जो है वो इसी उसूल पर चलता है कि बुराई के खिलाफ अगर हम ज़ुबान बंद कर दें, उसके बारे में बोलना छोड़ दें, तो वो बुराई आम हो जाती है, इसलिए नहीं, और फिर वो चीज़ हमें मुतासिर करना भी शुरू हो जाती है इवेंचुअली। यानी ये गेम तो ज़ाहिर है डायनामिक वन शॉट ही है ना, कि एक दफ़ा खेलना है कि भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ता, मेरा पे ऑफ 0 है। लेकिन जब वो बुरा काम बार-बार होने लगता है फिर मुझे तकलीफ होती है। एंड इट दिस इन द सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और इन द नेक्स्ट जनरेशन दिस टर्न्स आउट टू बी ए नेगेटिव नंबर फॉर प्लेयर 2। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द सॉल्यूशन ऑफ द गेम। तो दो हमारे पास सिनेरियो बन सकते हैं कि प्लेयर 1 ऑलवेज टेक्स, प्लेयर 1 ऑलवेज स्पर्न्स। अच्छा भाई, प्लेयर 2 एक और काम भी तो कर सकता है, ही कैन मिक्स बिटवीन दीज टू स्ट्रेटजीज। लेकिन ना प्लेयर 1 को नहीं पता कि वो क्या करेगा। ही कैन अलाउ, ही कैन स्पर्न और ही कैन मिक्स। अब प्लेयर 1 का जो गेन क्या होगा अगर प्लेयर 2 मिक्सिंग करना शुरू कर दे? तो वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ प्लेयर 1 इन दिस केस। So his expected utility from taking this decision of take is equal to the probability that player 2 is going to accept or allow and he gets 2, yeah, plus the probability that player 2 is going to spurn, which is 1 minus the probability of allow, yeah, and he gets 0। ठीक है ना? expected utility from take is equal to this, any probability of this decision times 2 and probability of this decision times 0, so this is equal to 2pa। सही है? And what is the expected utility if he takes the decision of split? तो जाहिर है इसमें expected utility का कोई चक्कर ही नहीं है, ये certain utility है और वो है 1, क्योंकि प्लेयर 2 ने इसके स्प्लिट के जवाब में क्या करना है? एक्सेप्ट। ये रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये 0 इस 1 से बुरा है, तो प्लेयर 2 इज गोइंग टू रिजेक्ट, सॉरी एक्सेप्ट। तो स्प्लिट के जो केस में प्लेयर 1 को यूटिलिटी मिलनी है 1, और अगर प्लेयर 2 मिक्सिंग कर रहा है इधर तो इसकी यूटिलिटी होगी 2pa। नाउ वी हैव टू कंपेयर
कि ये दोनों बराबर कब है, ठीक है। इफ यू इक्वेट बोथ दीज तो आपके पास जवाब आया, यानी वो ये जिस तरह हम करते थे ना मिक्सिंग के अंदर, दो स्ट्रेटेजीज का इक्वल पे ऑफ कब आएगा उसको, तो यू कैन वर्क आउट दिस। Now what is PA is equal to half. Now what is the meaning of this half? Meaning of the half is, what is PA? PA is the probability of accepting, allow. अब जवाब ये बता रहा है कि अगर ये प्रोबेबिलिटी हाफ से ज्यादा है तो प्लेयर 2 का जो रिटर्न है, व्हाट इज दिस रिटर्न? दिस रिटर्न इज दी one that he gets when player 2 is mixing between allowing and spurn, and one is the payoff when he splits and player 2 accepts. अगर ये साइड इससे बड़ी होगी तो प्लेयर 2 को प्लेयर 1 को क्या करना चाहिए? रिमेंबर ये प्लेयर 1 का पे ऑफ है जब प्लेयर 2 मिक्सिंग कर रहा है अलाउ एंड स्पर्म में, और ये पे ऑफ है जब प्लेयर 1 खुद स्प्लिट कर रहा है और उसके जवाब में प्लेयर 2 एक्सेप्ट कर लेता है। अब प्लेयर 1 को क्या करना चाहिए? शुड ही टेक और शुड ही स्प्लिट? डिपेंड करता है कि लेफ्ट साइड ज्यादा है या राइट हैंड साइड ज्यादा है। अगर ये वाला नंबर इस नंबर से ज्यादा होगा तो प्लेयर 1 को टेक का डिसीजन लेना चाहिए। अगर ये नंबर इस नंबर से ज्यादा होगा प्लेयर 2 को स्प्लिट का डिसीजन लेना चाहिए। अब ये नंबर इससे ज्यादा कब होगा? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग इज ग्रेटर देन हाफ, ठीक है ना। यानी अगर ये नंबर 0.5 से बड़ा है, फर्ज कर ले 0.6 है, तो 0.6 टाइम्स 2 इज 1.2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्लेयर 1 अलाउ करता है 60% ऑफ द टाइम और स्पर्न करता है 40% ऑफ द टाइम, तो प्लेयर 1 के लिए बेनिफिशियल होगा कि वो टेक का डिसीजन हमेशा ले। ऑन द अदर हैंड, अगर प्लेयर इसको बाद में देखते हैं, अगर प्लेयर 1 हमेशा इसका रिवर्स डिसीजन लेता है, 2 सॉरी, अगर प्लेयर 2 की ये प्रोबेबिलिटी लेस देन हाफ है, यानी वो टेक करता है 40% ऑफ द टाइम और स्पर्न करता है 60% ऑफ द टाइम, तो फिर प्लेयर 1 का पे ऑफ क्या निकलना है? 0.4 टाइम्स 2 is 0.8 which is less than 1, so he should split, क्योंकि स्प्लिट के केस में उसका पे ऑफ 1 आना है और इसकी इस पर्टिकुलर मिक्सिंग के केस में उसका आना है 0.8, so it is beneficial to split actually। तो पॉइंट ये है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ग्रेटर देन हाफ हो जाएगी तो ही विल ऑलवेज टेक, अगर लेस देन हाफ होगी ही विल ऑलवेज चूज स्प्लिट, और अगर बराबर हो जाए हाफ के तो ही विल बी इनडिफरेंट बिटवीन टेक एंड स्प्लिट। अब वो इनडिफरेंट हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, यहां रुककर आगे बढ़ने से पहले एक बात फिर नोट करें कि किसी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें 100% ऑफ द टाइम अपना रवैया नहीं चेंज करना होता। बस ये है कि 50% ऑफ द टाइम अगर ये खास किस्म के पे ऑफ है, जैसे यहाँ डबल हो रहा है ना, 2 और 1 का कंपैरिजन है, इसलिए प्रोबेबिलिटी का जो क्रिटिकल लेवल आया हाफ आया है। पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि आपने 100% ऑफ द टाइम ही किसी को रोकना होता है अपने डिसीजन, उसका डिसीजन पर असरअंदाज होने के लिए। यानी ये है कि सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स इज इनफ टू मोटिवेट अदर पर्सन टू चेंज हिज और हर बिहेवियर, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं रहता। कितना परसेंट ऑफ द टाइम ये डिपेंड करेगा यहाँ क्या नंबर लिखा है और यहाँ क्या लिखा है। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो फिर जवाब 1/3 आता इक्वालिटी के लिए, ठीक है। यू कैन ऑलवेज वर्क इट आउट। पॉइंट ये है कि 100% ऑफ द टाइम उस पर या रिजेक्शन का जो रवैया है वो रिक्वायर्ड नहीं होता किसी के डिसीजन को मोटिवेट करने के लिए, ठीक। चलो, तो वी हैव 2 सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम इन दिस गेम। व्हाट आर दोस? पहला इक्विलिब्रियम ये है कि प्लेयर 2 एक्सेप्ट करे इस तरफ, ठीक है, ये प्लेयर 2 का एक्सेप्ट है, और वो अलाउ करता है विद प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन हाफ, तो प्लेयर 1 फिर डिसीजन लेता है टेक का। ये एग्जैक्टली वही बात है जो हमने लिखा है ऊपर कि अगर ये नंबर इससे ज्यादा होगा तो प्लेयर 1 विल ऑलवेज टेक,
ये 1 कैसे आता है? व्हेन प्लेयर 2 एक्सेप्ट्स इन रिस्पॉन्स टू स्प्लिट, और प्लेयर 1 का पे ऑफ 1, ये एक्सेप्ट ये यहाँ आ गया। और ये 2 पे ऑफ है इसकी मिक्सिंग के जवाब में। तो अगर मिक्सिंग का सिनेरियो ये है कि ये प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन हाफ है, तो लेफ्ट साइड विल बी ग्रेटर देन राइट साइड, सो ही विल चूज एक्सेप्ट, ही विल चूज टेक, है ना। यानी अगर प्लेयर 2 ये स्ट्रेटजीज चूज करता है तो प्लेयर 1 टेक करेगा, और अगर प्लेयर 2 की स्ट्रेटजीज ये हैं कि ही एक्सेप्ट विद प्रोबेबिलिटी लेस देन हाफ, then player 1 will split. So we have two sub game perfect equilibrium in this particular game, and note that there are two outcomes as well. हमने ये पहले भी कहा था, आउटकम और जो है वो अल्लाह अपना भला करे SPE को हमें सेम नहीं समझना चाहिए। तो आउटकम इस गेम का क्या है कि प्लेयर 1 टेक्स ऑल और ही स्प्लिट्स, ये इस गेम का आउटकम है। और सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन है कि दोनों प्लेयर में हर नॉट पर आकर क्या किया था। तो ये हमारे पास ये गेम का है। सो देयर आर मल्टीपल इक्विलिब्रियम एंड देयर आर मल्टीपल आउटकम्स। नाउ कंसीडर दिस गेम, जरा इस गेम को देखें। इस गेम में क्या आ रहा है जी? प्लेयर 1 हैज टू ऑप्शन, ईदर प्ले डाउन और प्ले अप, एंड प्लेयर 2 आल्सो हैज द स्ट्रेटजी लेफ्ट और राइट व्हेन प्लेयर 1 चूजेस डाउन। यहाँ आगे कोई उसके पास ऑप्शन नहीं, हमने लिया हुआ सिंप्लीफाई किया हुआ। इफ ही प्लेज अप then player 2 has no option but to accept it, suppose, so player 1 will get 1 4 and 2 will get 1. If he plays down, player 2 then has a reaction possibility either by playing left or right. If he plays left, 1 will get 0 and he will get 3, and if he plays right, player 1 will get 2 and 2 will get a payoff of 3. ठीक है, ये गेम का स्ट्रक्चर है। देयर इज वट एवर स्टोरी बिहाइंड इट, वो फिलहाल हम दिलचस्पी नहीं रखते, हम एक खास चीज को हाईलाइट करना चाह रहे हैं पिछले गेम के मुकाबले में। नाउ देयर आर टू सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम इन दिस गेम एज वेल। कैन यू वर्क इट आउट बिफोर आई प्रोसीड? स्टॉप द वीडियो हियर and work out two sub game perfect equilibrium in this game. One is up left and the other is up right. क्यों? यानी ये देखें, प्लेयर 2 जब इस नॉट में पहुंचेगा तो उसके पास या ऑप्शन है लेफ्ट का या राइट का, लेकिन वो लेफ्ट चूज करे या राइट, इस पे ऑफ इज 3 वंस अगेन सेम। तो अगर वो 2 पर आगे लेफ्ट चूज करता है तो प्लेयर 1 का पे ऑफ क्या अब हो रहा होगा? 4 इफ ही प्लेज अप, एंड इफ ही प्लेज डाउन हिज पे ऑफ विल बी 0। तो डाउन के केस में 0 प्रोवाइडेड 2 प्लेज लेफ्ट, और अप के केस में 4। व्हाट विल ही चूज? ही विल चूज अप। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ प्लेयर 1 चूजेस डाउन and 2 plays right because he is indifferent between left and right, तो प्लेयर 2 के इस मूव के जवाब में अब 1 का पे ऑफ होगा 2। सो इफ ही प्लेज अप ही गेट्स 1, if 1 plays down he gets 2, so 4 versus 2 is clearly 4 better, so he will choose up। ठीक है, तो अब आप देख लें, no matter what player 2 does, left or right, he will always choose up। ये पर्टिकुलर गेम ऐसा है कि प्लेयर 2 की चॉइस प्लेयर 1 की चॉइस को मुतासर नहीं कर सकती। तो इसमें अलबत्ता सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम 2 ही है। ये प्लेयर 2 चूजेस लेफ्ट एंड प्लेयर 1 चूजेस अप, और प्लेयर 2 चूजेस राइट एंड प्लेयर 1 चूजेस अप। और चूंकि ये अप हमेशा डोमिनेंट है, इसके दोनों के जवाब में तो कोई मिक्सिंग का कोई फायदा नहीं होगा, वो फिर भी सुपीरियर रहेगा। क्योंकि आपको याद होगा जब भी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी होती है मिक्सिंग का कोई फायदा नहीं रहता। ओके, इस गेम के अलबत्ता आप गौर करें, आउटकम एक ही है। सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम तो 2 हैं, बट आउटकम इज 1। और व्हाट इज दैट आउटकम? दैट प्लेयर 1 ऑलवेज टेक्स अप, है ना, वो आपके अलावा कोई और कुछ नहीं करता। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द आउटकम इन द प्रीवियस गेम, जहां प्लेयर 1 was changing his mind between up and between split and take। यहाँ प्लेयर 1 के पास कोई वजह नहीं है
कि वो अपने इस यानी डिसीजन को बदल दे। तो आउटकम ये है कि प्लेयर 1 गेम में होगा क्या एंड पे? भाई गेम में होगा ये कि प्लेयर 1 जो है अप करेगा, अलबत्ता एसपी मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम डज नॉट इम्प्लाई मल्टीपल आउटकम्स इन अ गेम। इनका कोई जरूरी ये ताल्लुक नहीं है। हाँ, यूनिक इक्विलिब्रियम विल इम्प्लाई यूनिक मल्टीपल इक्विलिब्रियम। ये नहीं हो सकता कि इक्विलिब्रियम यूनिक हो और आउटकम मल्टीपल हो। मल्टीपल आउटकम से मल्टीपल इक्विलिब्रिया से मल्टीपल आउटकम तो आ सकते हैं, लेकिन मल्टीपल इक्विलिब्रिया डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई मल्टीपल आउटकम इन ए सीक्वेंशियल गेम। तो ये बात हम समझना चाह रहे थे इस गेम में। चलो ओके जी, सो वी कंटिन्यू विद इट एंड द नेक्स्ट discussion is about threats and commitments within sequential games. Sequential games or dynamic games are very useful for the analysis of threats and commitments as well as contracts. And to understand the idea, रॉटन किड गेम की मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। रॉटन किड गेम ये है कि यानी द स्टोरी गोज के वालिदैन है, फर्ज करें फादर हैं, हु इज प्लेयर 2 इन आवर गेम एंड द चाइल्ड इज प्लेयर 1। अब घर में ये फैसला हो रहा है कि भाई किसी रिश्तेदार के घर जाना है, सपोज द फैमिली इज मेकिंग दिस डिसीजन। बच्चा छोटा है और वो जरा बिगड़ी हुई औलाद है, और वो ये चाहता है कि हम आज पार्क जाएंगे या क्रिकेट मैच देखने जाएंगे या वट एवर दैट इज स्टोरी। फर्स्ट करें पार्क जाना है, मेरे ख्याल है मैंने आगे शायद मैच लिख दिया, सपोज इट इज पार्क। वो कहता है जी पार्क जाना है, और घर वाले कहते हैं नहीं हमें रिश्तेदार के पास जाना है। अब अब्बा जी ने ये थ्रेट लगा दी है बच्चे को कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तुमने ये जिद की कि तुम पार्क जाओगे, तो हम ठीक है रिश्तेदार के घर भी नहीं जाएंगे और पार्क भी नहीं जाएंगे और तुम्हें घर पे रखेंगे। ठीक है, थ्रेट उसने ये लगाई है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी ना और जिद की कि पार्क जाना है, पार्क जाना है, पार्क जाना है, तो हम तुम्हें पार्क भी नहीं लेकर जाएंगे और रिश्तेदारों के घर भी नहीं जाएंगे। तुम और रिश्तेदारों के घर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि अगर बच्चा अपनी मर्जी से तमीज़ से वहाँ नहीं जाएगा और वो वहाँ जाके वो शोर मचाएगा, रोएगा वहाँ जाके, ठीक है, तो वो रोना फिर हमें पसंद नहीं आएगा। तो हम बेहतर ये कि तुम्हें लेके ही ना जाए, फिर तुम्हें अलबत्ता पनिश ये करेंगे, वी विल कीप यू एट होम। सो दिस इज अ थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, आई विल कीप यू एट होम इफ यू डू नॉट गो विद अस टू द रिलेटिव्स। Now, given this structure or this story, now we have player 1 as child, ठीक है, who is taking the first decision। अब उसके पास एक ऑप्शन ये है कि अब्बा की बात मान जाए और चुप करके रिश्तेदारों के घर चला जाए और वहां जाके अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करे, एंड बोथ प्लेयर्स इन दैट केस विल गेट वन यूटिलिटी। द अल्टरनेटिव इज कि वो शोर शराबा करे और कहे नहीं मैच देखने जाना है भाई या पार्क जाना है। अच्छा, उसके इस शोर शराबे के जवाब में फादर के पास अब दो ऑप्शन है, या तो ये कि उसके साथ मैच देखने चला जाए, और या ये कि उसको फिर पनिश करे और उसको घर पे रखे। ठीक है, अगर वो बच्चे के साथ मैच देखने चला जाता है तो बच्चे या पार्क चला जाता है तो बच्चा तो खुश हो रहा है, ही इज प्लेयर 1, ही इज गेट 2। अब्बा जी बस ऐसे पार्क में अब बैठ के इधर उधर जो है वो अपने आवासियां ले रहे हैं और जमाइयां वगैरह ले रहे हैं, एंड ही इज नॉट एंजॉयिंग एट ऑल। So he gets a utility of suppose 0. Suppose this is a particular payoff to make a story. अच्छा, अगर अब्बा जी ने फैसला किया कि नहीं मैं तुम्हें घर पे रखूंगा, तो अब जाहिर है वो बच्चा घर पे रहेगा, वो शोर करेगा, रोएगा, तो अब्बा जी को भी डिसयूटिलिटी हो रही है -1 की, और बच्चा भी जाहिर है चिल्ला रहा है, उसको भी मजा नहीं आ रहा, तो उसको भी डिसयूटिलिटी है -1 की। तो घर में रखने का जो है वो दोनों को सजा मिल रही है। तो बच्चा शोर कर रहा है, रो रहा है, जिद्दी बच्चा ना, इसीलिए स्टोरी का नाम है रॉटन किड गेम। नाउ द फादर हैज मेड ए थ्रेट that he will keep the child at home.
अब सवाल पैदा होता है, इज दिस थ्रेट क्रेडिबल और नॉट? क्या अब्बा ऐसा करेगा या नहीं करेगा, गिवन दैट दिस इज द पे ऑफ इन फ्रंट ऑफ अस? Now, in order to determine whether a threat is credible or not, we need to determine the sub-game perfect equilibria of this game. किसी थ्रेट को एनालाइज करने का तरीका ये होता है कि हम उसका बैकवर्ड इंडक्शन मेथड से एसपीई डिटरमिन कर लें। अगर तो एसपीई के अंदर थ्रेट वाली स्ट्रेटेजी आ जाए तो इसका मतलब है वो थ्रेट क्रेडिबल है, यानी वो एक्सरसाइज होगी, और अगर उसमें ना आए तो इसका मतलब है वो एक्सरसाइज नहीं होगी। वी विल डेवलप दिस आइडिया एज वी प्रोसीड फर्दर। बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी जरा इसका गेम का सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रिया निकालें, क्या आएगा? इस गेम का सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रिया मैच। सपोज इन ऑर्डर टू सी दिस, सपोज फर्स्ट करें गेम यहां पहुंच गया। फादर, व्हाट शुड फादर डू एट दिस नॉट? कीप होम और गो टू मैच? फादर के अपने इंटरेस्ट में क्या है? ऑफ कोर्स गो टू मैच। हिज पे ऑफ इज 0, और अगर ये घर पे रहेगा बच्चा शोर मचाएगा एंड ही विल हैव अ पे ऑफ -1। तो व्हाट शुड फादर डू इफ द गेम रीचेस एट दिस पॉइंट? ही विल गो टू द मैच। तो फादर विल चूज मैच, एंड इफ ही गोज फॉर द मैच, व्हाट शुड चाइल्ड डू? If he goes to the relative, he gets 1, and if he chooses match, he will get 2. So clearly, child will choose match. तो इस गेम का सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रिया क्या है? फादर चूजेस मैच, चाइल्ड चूजेस मैच। दिस इज द मैच फॉर चाइल्ड, दिस इज द मैच फॉर, और पार्क फर्ज कर लें अगर वहां लिखा होता तो यहां आता पार्क। तो अब आप देख सकते हैं जो सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रिया में स्ट्रेटेजीज आई हैं उसके अंदर ये थ्रेट वाली जो स्ट्रेटेजी है वो आई नहीं। कीप एट होम, दिस मीन्स दैट द थ्रेट इज एम्प्टी। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रिया का पार्ट ना बन सके उसको कहते हैं एम्प्टी थ्रेट। Now what is an empty threat? An empty threat is one which the player does not exercise when the time of execution comes. क्यों प्लेयर एक्सरसाइज नहीं करता? क्योंकि प्लेयर के अपने ही इंटरेस्ट में वो नहीं होता कि वो उसे करे। पे ऑफ हमें बता रहे होते हैं कि जब उसको एक्सरसाइज करने की बारी आएगी, उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी, वो प्लेयर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वी कैन सिंपली वर्क इट आउट, ठीक है? यानी जैसे अब आप यहां देखें, व्हेन द टाइम टू एग्जीक्यूट दिस थ्रेट इज देयर, the father does not have incentive. It is against his own self-interest, because in that case he will have a payoff of -1, or alternatively he has an option of 0. He should choose 0. Why should he go for -1? Until and unless we assume that father is playing irrationally. Suppose मतलब ये ध्यान में रखें कि we are assuming a rationality behind this game, that each player is playing rational in economic sense, है ना? और इकोनॉमिक रैशनैलिटी ये है कि दैट यू मैक्सिमाइज योर सेल्फ इंटरेस्ट। तो फादर का सेल्फ इंटरेस्ट ये नहीं है कि बच्चे को होम में वो रखे, उसका सेल्फ इंटरेस्ट यही है कि जब उसकी बारी आ जाए, जब बच्चा फैसला कर चुके तो फिर वो यही फैसला करे, अच्छा भाई चलो मैच देखने चलते हैं, ठीक है? वो उसका, तो ये ऐसी थ्रेट को कहते हैं एम्प्टी थ्रेट। एन एम्प्टी थ्रेट इज वन विच द प्लेयर डज नॉट हैव इंसेंटिव टू एग्जीक्यूट व्हेन द टाइम ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन अराइजेस और अप्रोचेस, ठीक है ना? यानी मिसाल ले लें, फर्ज करें मैं क्लास में ये अनाउंसमेंट करूं या कोई टीचर ये अनाउंसमेंट करे कि अगर कोई भी बच्चा मोबाइल यूज करेगा तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा ना। द स्टूडेंट कैन वेरी इजीली वर्क आउट दैट दिस इज एन एम्प्टी थ्रेट। क्यों? क्योंकि अब आप ये सिनेरियो यूज करें ना, फर्ज कर लें बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करे, अब टीचर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी थ्रेट को एग्जीक्यूट करे और उसे कत्ल कर दे, और या दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ना करे थ्रेट को एग्जीक्यूट। अच्छा, अब अगर वो थ्रेट को एग्जीक्यूट करता है तो जाहिर है खुद जेल में जाएगा ना, फांसी लगेगी या उसको बहुत लंबी जेल हो जाएगी। फर्ज कर लें उसकी बहुत बड़ी कोई डिसयूटिलिटी है, और थ्रेट को एग्जीक्यूट ना करने की डिसयूटिलिटी यही है कि थोड़ी सी बेइज्जती होगी कि भाई चलो भाई मैंने क्या था लेकिन किया नहीं। तो वो जाहिर है वो डिसयूटिलिटी जो थ्रेट को एग्जीक्यूट ना करने से होगी वो उसके मुकाबले में बहुत कम होगी जो उसको फांसी या फर्ज करें जेल में जाने से मिलेगी।
तो लिहाजा a student can very easily work out that this threat is empty, क्योंकि player is not going to execute it when the time is going to be there, क्योंकि उसके अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ये खिलाफ है। अनटिल एंड अनलेस कि आपका कोई जो टीचर है वो हाईली इरेशनल हो और वो अपनी कही भी बात को एट एनी कॉस्ट क्या है बस मैंने पूरा करना है, और बात ना पूरा करना जो है वो ज़्यादा बड़ी जिल्लत होगी बात पूरी करने की बेइज्जती से। तो फिर तो वो तो एक अलग बात है, कोई इस तरह के माइंडसेट का इंसान हो। लेकिन अगर कोई इस तरह नहीं हो, जो कि बहुत कम होगा कोई, तो वो तो ज़ाहिर है ऐसे ही सोचेगा कि भाई मेरा अपना फ़ायदा ही है, मैं ना करूँ अब। तो अगर आपको ये मालूम है कि ये उसके सेल्फ इंटरेस्ट में है कि वो ना करे, तो वो नहीं करेगा। एंड यू सी दैट चिल्ड्रन यूजुअली टेक लिवरेज ऑफ पेरेंट्स ऑन एग्जैक्टली दिस ग्राउंड, एवरीवन इज समवट रॉटन किड। क्या हमें पता होता अच्छा यार ऐसा कर लेते हैं, अम्मा अब्बा ने बाद में मान ही जाना है, क्योंकि वो ना मानना फिर उनके खुद के लिए तकलीफ दे होता है ना। वालिदैन को औलाद की अच्छा ये गेम तो जाहिर है इस मफरूज़े पर बना हुआ है कि वालिदैन औलाद की डिसयूटिलिटी को कोई वेट नहीं देते, जबकि हकीकत तो ये है कि पेरेंट्स गिव वेट टू द चिल्ड्रंस डिसयूटिलिटी एज वेल, है ना। वो बच्चों की डिसयूटिलिटी को अपनी डिसयूटिलिटी समझते हैं। औलाद तकलीफ में हो तो वो समझते हैं हमें तकलीफ हो रही है, और वो जेन्युइन होता है, वो बिल्कुल कोई फर्जी नहीं होता। तो अब जाहिर है अगर किसी उनके फैसले से बच्चे को तकलीफ हो तो वो कहते हैं चलो छोड़ो यार, बच्चों को तकलीफ होगी हमें भी होगी, हमें कोई खुशी नहीं मिलेगी फिर। So they surrender a lot many of their decisions in favor of children, given that they will themselves be affected by that decision negatively. Not in the sense कि उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हर्ट होगा, but also in the sense that the self interest of the child also counts as self interest of the parents. So Bharat, so this is an empty threat. Now, in order to have another example of empty threat, so this is consider this game, which is entry game once again. हमने पहले भी ये गेम डिस्कस किया हुआ है। Player one who is entrant has an option either to enter the market or not enter, or stay out of it. The monopolist who is already operating in the market, he has two options. If the player one enters, he can either fight or he can accept or do nothing. वो कहे ठीक है आ गया तो आ गया। अगर प्लेयर जो एंटरेंट है वन है वो एंटर हो ना हो, स्टे आउट रहता, देन प्लेयर मोनोपोलिस्ट हैज नथिंग टू डू, है ना। फिर उसके बाद को मतलब ये ऐसे सिर्फ एक बना दिया, वी विल डू नथिंग एंड मोनोपोलिस्ट विल हैव ए पे ऑफ 10, और जो बाहर है वो तो जाहिर है 0 है। अगर वो एंटर हो जाता है फिर मोनोपोलिस्ट जो है वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो बोथ विल शेयर द मार्केट इक्वली, और अगर वो फियर्सली फाइट करता है, प्राइस को कम कर लेता है एवरेज कॉस्ट से, तो फिर दोनों को नुकसान हो रहा है, -1 -1। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ द गेम, एंट्री गेम। सपोज अभी वो परसीव कर रहा है कि एक मार्केट में नया एंट्रेंट आने वाला है, और मोनोपोलिस्ट ने ये धमकी लगा दिया, ऐलान कर दिया, किसी मीटिंग में ये बात कह दी कि भाई अगर तुमने मार्केट में एंट्री की, आई विल फाइट योर एंट्री। Now the question is, should entrant believe in this threat or not, कि वो फाइट करेगा? And ये अब ये सवाल है, whether or not this threat is empty। अब आप इसको बड़ी आसानी से एनालाइज कर सकते हैं कि अगर प्लेयर, और वो कैसे कि हम प्लेयर 1 के एंटर के जवाब में 2 क्या करेगा अगर गेम यहाँ पहुंच गया। What should he do, monopolist? Should he fight or should he accept? Player 2 should not fight, because in case of fight his payoff will be -1, and in case of accept its payoff will be 5. So you should accept if the game reaches here. And if he is going to accept, what should player 1 or entrant do? Should he stay out or should he enter? If he stays out, he gets 0, and if he enters, he is going to accept, he will get 5. So 5 is greater than 0, so he will enter. So the sub game perfect equilibria is once again enter and accept, and the threat is empty.
ये वाली जो थ्रेट है ये भी एम्प्टी थ्रेट है। अब सवाल पैदा होता है, यानी इन मानों में एम्प्टी है कि प्लेयर 2 डज नॉट हैव एनी इंसेंटिव टू एग्जीक्यूट इट व्हेन द टाइम इज देयर। तो सवाल पैदा होता है हाउ टू मेक थ्रेट्स क्रेडिबल। पहला हिंट हमें यहां से मिल गया है, क्रेडिबल थ्रेट वो होगी जो प्लेयर के अपने इन हक में हो कि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके जबकि टाइम उसकी एग्जीक्यूशन का आ जाए, अदरवाइज वो एम्प्टी ही रहेगी, वो क्रेडिबल नहीं होगी। So there are basically two ways that we are going to discuss in this topic before we proceed to the further analysis of sequential games, और वो है टाइंग हैंड्स एंड बर्निंग ब्रिजेस। यानी ये हम कह रहे हैं ये दो तरीके हैं जिससे आप अपनी थ्रेड्स को क्रेडिबल बनाते हैं। ना टू बिगिन और टू अंडरस्टैंड एन आइडिया कि व्हाट इज टाइंग हैंड्स। टाइंग हैंड का मतलब ये होता है कि आप किसी ऑप्शन को अपने लिए हाईली अनअट्रैक्टिव बना लें किसी तरह। You do something that makes your option unattractive, though it is open to you, but it is unattractive। हम देखेंगे कि बर्निंग ब्रिजेस का जो सिनेरियो है वो इससे फर्क है। अभी टाइंग हैंड को समझे। टाइंग हैंड का मतलब जैसे आम मैंने अपने अपने हाथ बांध लिए भाई, यानी यू डू समथिंग दैट मेक्स सर्टन एक्शन अनअट्रैक्टिव टू यू। To conceive an idea, once again let's consider the entry game। और मैंने अब डेलिबरेटली कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करने के लिए पे ऑफ उड़ा दिए हैं। स्ट्रेटजीज वही हैं, एंटर, स्टे आउट। एंट्री के जवाब में मोनोपोलिस्ट कैन ईदर फाइट और एक्सेप्ट, और अगर वो आउट रहता है तो फिर उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सपोज मोनोपोलिस्ट सिर्फ धमकी ना लगाए, बल्कि वो ये करे कि वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो उसकी कंपनी का डिपार्टमेंट है उसको कहे कि जी आप प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए कैपिटल खरीद लें और साइज ऑफ द मशीनरी बड़ा कर ले, साइज ऑफ द फैक्ट्री बड़ा कर ले, यानी वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर ले। जाहिर है जब वो प्रोडक्शन कैपेसिटी और एफिशिएंसी इम्प्रूव करेगा, दिस मीन्स कि वो अपनी एवरेज कॉस्ट को अब लोअर लेवल पर ले जाकर भी प्रॉफिटेबल रह सकता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। अच्छा, अब अगर फर्ज कर लें वो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर चुका है, अगर एंट्री होती है तो ही कैन प्रोड्यूस एट ए लोअर कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग मोर और विद बेटर टेक्नोलॉजी और मोर एफिशिएंटली, और अब उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी एग्जिस्टिंग कॉस्ट से, और वो कॉस्ट पर यूनिट फर्ज कर लें है डी अमाउंट, यानी उसको डी अमाउंट का फायदा होगा कॉस्ट में। अगर वो एंट्री के जवाब में अब फाइट के मोड में चला जाता है तो उसको डी अमाउंट की कॉस्ट में सेविंग हो जाएगी। पता नहीं क्यों हो रही है, क्योंकि वो सादा बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ चीज को प्रोड्यूस करेगा, हायर स्केल पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा लेगा। अलबत्ता ये जो उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है ये मुफ्त में नहीं मिल रही उसे, इट हैज ए कॉस्ट, और वो कॉस्ट फर्ज कर ले हैं सी अमाउंट, यानी उसको हायर लेवल पर प्रोड्यूस करने का फायदा कॉस्ट में होना है सी का, सॉरी डी अमाउंट का। Suppose this is the average, this is the undercutting in cost of variable cost, and this is the fixed cost that he needs to incur। ये इसकी cost है जो उसको higher level पर अपनी investment को ले जाने के लिए करनी पड़ेगी। Now we have revised payoffs here। Now let's understand what are the payoffs। पहली बात ये कि ये माइनस जो है वो बाहर नहीं अंदर लगा हुआ है, यहाँ है ये प्लेयर 1 का पे ऑफ है -1। ये क्या है वही याद करें कि अगर पहले मैं इधर से समझाता हूँ, ये आसान है। अगर प्लेयर जो है वो एंट्रेंट 1 प्लेयर ही स्टेज आउट, सो प्लेयर 2 हैज टू डू नथिंग। जाहिर है प्लेयर 1 को तो 0 ही रहेगा, वो बाहर है। प्लेयर 2 का पे ऑफ पहले था 10, अब वो उसमें से सी अमाउंट माइनस हो गई क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट कर ली है, ठीक है ना, उसने सिर्फ धमकी नहीं लगाई, इन्वेस्टमेंट भी कर दी है। So his payoff will be 10 minus C। अगर प्लेयर 1 एंटर हो जाता है और उसके जवाब में प्लेयर 2 जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ भी ना करे, तो प्लेयर 1 will get 5 as earlier,
whereas player 2's payoff will be 5 minus the investment that he made. C ज़रा उसकी सी अब सारी नुकसान हो गई, उसने तो कुछ भी नहीं किया, अपनी प्रोडक्शन को उसी लेवल पे रखा। हाँ, अगर इसके एंट्री के जवाब में ये फाइट करता है तो प्लेयर 1 का पे ऑफ होगा -1, एज आई सेड दिस -1 इज हियर, जबकि प्लेयर 2 का पे ऑफ होगा -1 प्लस डी। व्हाट इज दिस -1? ये वही पुराना वाला पे ऑफ है। ये डी क्या है? ये कॉस्ट में सेविंग होगी उसकी, जबकि वो फाइट कर रहा है उससे, ठीक है ना। ये उसका नेट बेनिफिट है, फर्ज कर लें जब वो हायर लेवल पर चला गया। नाउ what should player 2 do? Is this threat credible or not? अब ये सवाल है, ठीक है। यहाँ ये सी इसलिए नुकसान तक होगा, वो सारी जाया हो गई थी। अब प्लेयर 1 को के एंट्री के जवाब में प्लेयर 2 को क्या करना चाहिए? शुड ही फाइट और शुड ही एक्सेप्ट? इसका जवाब इस पर है कि ये नंबर इस नंबर से ज्यादा है या नहीं, यही हमने लिखा हुआ है। देखिए प्लेयर 2 का पे ऑफ है ये फाइट के केस में, और ये नंबर है अगर वो एक्सेप्ट करता है। अगर ये नंबर इस नंबर से ज्यादा होगा तो ही विल फाइट, अगर ये नंबर इस नंबर से ज्यादा होगा तो ही विल एक्सेप्ट। ठीक हो गया ना। सो दिस इज व्हाट इज रिटन। अगर प्लेयर 2 का पे ऑफ जो कि फाइट की सूरत में है वो ज्यादा है प्लेयर 2 के एक्सेप्ट के पे ऑफ से, देन द मोनोपोलिस्ट विल फाइट, सो द थ्रेट विल बी क्रेडिबल। हाँ, अगर ये इससे छोटा हुआ तो वो नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ये थ्रेट क्रेडिबल हुई तो इसका मतलब प्लेयर 2 विल चूज फाइट, एंड इफ ही चूजेस फाइट इन रिस्पॉन्स टू एंटर, अब प्लेयर 1 के सामने सिनेरियो ये है कि इधर ही फेसेस अ पे ऑफ -1 और ही फेसेस अ पे ऑफ 0। सो व्हाट शुड ही डू? ही शुड स्टे आउट, ठीक है ना, क्योंकि स्टेइंग आउट इज 0 एंड एंट्री इज -1। अगर ये पे ऑफ इस पे ऑफ से ज्यादा है, जैसा हमने कहा, if this inequality holds, monopolist will be able to deter the entry, वो फोर्स कर देगा एंटरेंट को कि वो बाहर रहे, लेकिन शर्त यह है कि ये नंबर इससे ज्यादा हो तब, ठीक है। और इस सिनेरियो में प्लेयर 2 का बेनिफिट क्या है? 10 - C, दिस इज द पे ऑफ दैट ही विल अर्न, क्योंकि प्लेयर 1 हैज डिसाइडेड नॉट टू एंटर द मार्केट, so he is able, so in this case the threat is credible and entry is deterred, and player 1 earns a payoff of 10 - C, this amount. Now this question is कब ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी? नंबर 1, पहली बात तो ये आ गई ना कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि शुड ही मेक एन इन्वेस्टमेंट, ये भी सवाल अपनी जगह है। यानी पहला सवाल तो ये था कि कब वो फाइट करेगा, कब एक्सेप्ट। हमने कहा जब ये पे ऑफ इस पे ऑफ से ज्यादा है वो फाइट करेगा। सवाल ये कि शुड ही मेक एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जाहिर है प्रॉफिट का ताल्लुक तो इससे है ना कि ये सी नंबर कितना है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना चाहिए उसको या नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन कि आया ये वाला जो पे ऑफ है 10 - C, वेदर दिस इज ग्रेटर देन 5 और नॉट। ये कंपैरिजन मैं क्यों कर रहा हूं, ये इनइक्वालिटी क्यों लेकर आए? रिमेंबर पहले हमारे पास क्या सिनेरियो था कि अगर प्लेयर 1 एंटर करे और प्लेयर 2 उसके जवाब में एक्सेप्ट करता था तो प्लेयर 1 का पे ऑफ आता था 5, ये प्रीवियस स्लाइड में था। अगर वो उसको बाहर रखता है इस सारे सिनेरियो में एंट्री वगैरह यानी ये करके इन्वेस्टमेंट करके और फाइट करता है और उसको बाहर कर देता है, एंड हिज पे ऑफ इज 10 - C, तो अब जाहिर है वो कंपेयर करेगा ना ये 10 - C को इस 5 से जो पहले वाले सिनेरियो में था कि अगर वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट ना करे। भाई इन्वेस्टमेंट ना करे, आराम से उसकी एंट्री को एक्सेप्ट करे, 5 कमाए, या इन्वेस्टमेंट करे और आखिर में 10 - C कमाए। तो अगर 10 - C 5 से बेहतर होगा तभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर हिम टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट। फर्ज कर ले सारा इन्वेस्टमेंट करे, बदल गया ये C जो है ये 5 से बड़ा नंबर आ गया, ठीक है। देखिए ना, C अगर 5 से छोटा होगा तभी यहाँ कोई 6, 7, 8, 9 कुछ नंबर आएगा।
फर्स्ट कर ले C2 है तो ही विल हैव ए पे ऑफ ऑफ 8 एंड दिस 8 इज बेटर देन दिस 5 लोन, जबकि वो एक्सेप्ट कर लेता था उसके सिनेरियो के इन्वेस्टमेंट किए बगैर, पिछली स्लाइड वाला। तो यही हमने लिखा है कि अगर C5 से छोटा होगा तब तो उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अगर C5 से बड़ा हो गया तो here will be number smaller than 5 and he should not make an investment. The investment will be profitable only if cost is less than 5 in this particular payoff structure जो यहाँ दिया हुआ है। तो दो कंडीशंस हैं जी, अब दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। एक कंडीशन है एंट्री डेटरेंस के लिए, वो उसको फाइट करना कब प्रॉफिटेबल होगा, वो तब प्रॉफिटेबल होगा जब ये पे ऑफ इस पे ऑफ से ज्यादा होगा। नंबर 1, एन एंट्री विल बी डेटर्ड and his payoff will be 10 minus C. Should he make an investment? उसका ताल्लुक इससे है कि उसका पोस्ट इन्वेस्टमेंट पे ऑफ उसके नॉट मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट वाले पे ऑफ से ज्यादा है या कम, जो कि 5 हो जाता है उस केस में, और इन्वेस्टमेंट करके जो पे ऑफ कमा रहा है वो है 10 माइनस C। तो अगर ये नंबर इससे ज्यादा होगा, इस अकेले 5 से, 5 माइनस C से नहीं, अकेले 5 से, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो वी हैव टू कंडीशंस, दिस कंडीशन एंड बेसिकली दिस कंडीशन और दिस कंडीशन, व्हाटएवर यू से। नाउ लेट्स कंबाइन दीज टू कंडीशंस टू वर्क आउट ए जनरल कंडीशन कि जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। ये मेरे पास एंट्री कंडीशन है जो मैंने दोबारा लिख दी, एंट्री डेटरेंस कंडीशन कि दिस पे ऑफ शुड बी ग्रेटर देन दिस पे ऑफ, एंड दिस इज योर इन्वेस्टमेंट कंडीशन कि C should be smaller than 5, ठीक है। Now let's combine them both, इसको C के लिए वर्कआउट कर लेना, इस इक्वेशन से C वर्कआउट करें तो व्हाट डू यू गेट। पहली इक्वेशन से आपके पास क्या आया, इसको C को इधर ले जाएं, बाकी सब टर्म्स उठा के इधर ले आए, यू विल गेट C इज ग्रेटर देन 6 माइनस D। तो अब ये C की ये वाली जो वैल्यू है यहाँ रखें एंड देन कंपेयर। तो रूल ये कहता है कि अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को सम कर दूं कि 5 यानी C शुड बी स्मॉलर देन 5 बट इट शुड बी ग्रेटर देन 6 माइनस D। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो कि C और D ऐसे नंबर एस्यूम करें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। फर्ज करें C एक नंबर है 1, ठीक है, तो यू विल हैव 5 माइनस 1 4, तो फिर अब ये D ऐसा नंबर होना चाहिए कि जब उसको 6 में से माइनस करूं तो जवाब जो है वो 4 से छोटा आ जाए। तो फर्ज कर लें D है 3, तो यू विल हैव 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 एंड द आंसर इज 4 इज ग्रेटर देन 3। तो C एक ऐसा नंबर चाहिए और D एक ऐसा नंबर चाहिए जो इस पूरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट कंडीशन भी और एंट्री डेटरेंस कंडीशन भी। सो दिस थ्रेट इज बेसिकली क्रेडिबल। तो इसमें आइडिया क्या है, टाइंग हैंड क्या है, टाइंग हैंड ये है कि प्लेयर 1 ने इन्वेस्टमेंट करके लार्जर स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करके अपने हाथ बांध लिए हैं। He has made his, and that is the way he has made his threat credible। तो भाई अब तो ये कर देगा, ठीक है ना, अब तो भाई ज़ाहिर है उसने अपने काम कर लिया, अगर वो नहीं करेगा तो उसको खुद नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर वो थ्रेट नहीं एग्जीक्यूट करता, अगर ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है और वो थ्रेट एग्जीक्यूट नहीं करता, एक्सेप्ट कर लेता, तो वो अपना ही नुकसान कर रहा होगा। सो ही विल नॉट डू इट, ही विल डू इट, ठीक है। और चूंकि वो करेगा, लिहाजा अब प्लेयर 1 हैज ऑल द रीजन टू बिलीव कि वो ये करेगा, फाइट करेगा, मेरा पे ऑफ -1 हो जाएगा, तो मुझे अब बेहतर ये बाहर ही रहना चाहिए, सो दैट आई हैव 0। सो ही हैज कन्विंस्ड प्लेयर 1 बाय टेकिंग हिज इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट माय थ्रेट इज नॉट एम्प्टी, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, ठीक है ना। यानी आपके साथ जैसे असातिज़ा गेम इस तरह के खेलते हैं क्लासेस के अंदर, तो मतलब बहुत सी दफ़ा आप, जैसे मैंने कहा, अगर मैं कहूँ मैं कत्ल कर दूंगा तो आप कहेंगे ये तो ऐसी गप लगाई है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर टीचर फर्ज करें अटेंडेंस ले रहा हो और वो आपको उसने धमकी लगाई हुई है
कि मैं आखिर में इसकी बुनियाद पे नंबर दूंगा क्लास पार्टिसिपेशन पे। तो यू हैव ऑल द बिलीफ कि भाई वो कर देगा। और फर्ज कर लें अगर एक टीचर आपको धमकी तो लगाता है कि मैं क्लास आखिर में आपको आपकी क्लास पार्टिसिपेशन बेस्ड ऑन योर क्लास अटेंडेंस नंबर दूंगा, लेकिन वो कभी अटेंडेंस ले ही ना, तो आपको यू विल हैव ऑल द गुड रीजन टू बिलीव कि वो कभी भी इस थ्रेट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद वो डेटा ही नहीं है और आखिर में जाकर डेटा जमा करने की कॉस्ट इतनी हाई है और उसमें एरर्स होंगे और वो कभी भी नहीं करेगा, ठीक है ना, बात आ रही है ना समझ में। तो students can also work out rationally which threat can teacher execute and which can he or she not execute. We always are afraid of threats that are credible. As far as uncredible threats are concerned, जो है वो हम, और ये हमारी जिंदगी में देखें आम होता है, हम कई दफा कहते हैं यार ये ऐसे ही बोलता रहता है, इसकी इग्नोर करो, ये ऐसे ही गप लगाता है, ये करता कुर्ता कुछ नहीं है, बस बोलता है। So this is basically a reflection of the fact that we consider some of the threats as empty threats. So that is all about we wanted to say till today. और इसी आइडिया को हम इंशाल्लाह मज़ीद डेवलप करेंगे अगली क्लास में। और बाय दैट टाइम अस्सलामु अलैकुम। और अहम बात यह है कि रमज़ान जो है वो आ चुका है और आप लोग जो है कोशिश करें कि रमज़ान का कोई लम्हा जो है वो ज़ाया ना हो, सारी नमाज़ें अदा करें और रोज़े ज़रूर रखें, क्योंकि ये बरकत वाला निहायत महीना है और इंसान इस महीने में अपने तमाम गुनाहों को बख्शवा सकता है। नो वन नोज़ कि ज़िंदगी में दोबारा उसे ये लम्हात कभी मयस्सर आएंगे। तो कुरान मजीद की तिलावत का ख़ास एहतमाम करें, चाहे थोड़ा ही पढ़ें, थोड़ी सी किसी ट्रांसलेशन के साथ उसको देख लें कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहता है, तो इंशाल्लाह जो है वो बहुत फ़ायदा होगा। तो इस महीने को बिल्कुल भी जो है वो बग़ैर रोज़ों के ज़ाया नहीं करना है किसी भी कीमत पर। अच्छा, मंडे वाले दिन हम क्लास शायद नहीं कर सकेंगे क्योंकि कुछ प्रेजेंटेशंस हैं स्टूडेंट्स की एमएस के, तो आई थिंक इट विल बी बेटर कि अगर हम, आई एम नॉट श्योर कि हम 1 बजे भी फ़ारिग होंगे। तो एक तो ये है कि हम ट्यूसडे वाले दिन फ़र्ज़ करें कर लें, ट्यूसडे वाले दिन 12 बजे, तो आई विल बी अवेलेबल ऑन ट्यूसडे इंशाल्लाह एट 12 o'clock. Until or unless there is change, I will inform. Okay, assalamu alaikum.